नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षिप्त में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। नॉमिनेशन करने के बाद किसका आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, इस पर बात करेंगे। राजस्थान के लिए कांग्रेस की 7वीं लिस्ट में क्या सचिन पायलट पर अशोक गहलोत फिर से भारी पड़ गए हैं, इस पर भी बात होगी। इंडिया गठबंधन में लड़ाई पर क्या बोले हैं उद्धव ठाकरे, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, इसकी चर्चा क्यों की जा रही है, इस पर भी बात होगी। और ट्वीट में कैसे उलझ गए हैं तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, इसकी भी चर्चा जरूर होगी। आइए अब इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज अपनी परंपरागत सीट जोधपुर शहर की सरदारपुरा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सीएम गहलोत पहुंचे थे अपनी बड़ी बहन विमला देवी के घर और वहां उन्होंने अपनी बड़ी बहन से आशीर्वाद भी लिया। आपकी बड़ी बहन ने उनके माथे पर तिलक लगाया, मुंह मीठा करवाया और उसके बाद गहलोत लाव लश्कर के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे। गहलोत के साथ उनकी पत्नी सुनीता गहलोत भी साथ थी। इसके बाद उम्मेद स्टेडियम में नामांकन सभा हुई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गहलोत ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। अब आपको दो बयान सुनाते हैं, अशोक गहलोत ने इस दौरान क्या कहा और उसके बाद सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान। माहौल हमारे पक्ष के अंदर है, विपक्ष के बार कहने कुछ है नहीं, ना वो आरोप लगा पा रहे हैं, झूठा आरोप लगाते हैं। हमारी उपलब्धि है उनके बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं। एक के बाद एक हमने फैसले किए हैं, आप सबकी जहन में है। आप सब मैं अपील करूंगा, हमेशा की तरह आप लोग आगे आएँ और आप हमारे उम्मीदवारों को, जिनके मैंने नाम पड़े अभी आपके सामने, इन सबको अपना आशीर्वाद दें और उनको कामयाब करें। बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को सताने का काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अगर बीच में टांग मारने वाले कौन है तो मोदी साहब है और बीजेपी है। अरे जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो कहिए, क्योंकि वो देश के लोगों को ही फायदा होने वाला है। क्या वो अशोक गहलोत को हो या हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के अध्यक्ष को, उनके घर को जाने वाला नहीं है। लेकिन चंद लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी का और लोगों का भला नहीं चाहते। सरदारपुरा सीट से बीजेपी ने गहलोत के सामने प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौर को चुनाव मैदान में उतार दिया है। राठौर भी जोधपुर से बड़ा और जाना पहचाना नाम है, लिहाजा इस बार इस सीट पर मुकाबला है बेहद दिलचस्प। हालांकि गहलोत लगातार इस सीट से जीतते रहे हैं और 2018 में उन्हें 63% वोट मिले थे। इससे पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस रविवार देर रात आखिरी लिस्ट जारी कर चुकी है और इसमें पार्टी ने बाकी की जो बची हुई 21 सीटें थी उन पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस सूची में 13 प्रत्याशियों को बदल दिया गया है, जिनमें 2 मंत्री भी शामिल हैं। इस सूची में पायलट खेमे के विधायक और पीआर मीणा का टिकट कट चुका है। उनकी जगह टोड़ा भीम से घनश्याम मेहर को दिया गया है टिकट। हालांकि गहलोत के बेहद करीबी शांति धारीवाल को कोटा उत्तर से टिकट मिल गया है। कौन आलाकमान वाले बयान को लेकर धारीवाल के टिकट पर संकट के बादल पहले ही मंडरा रहे थे। टिकट मिलने के बाद धारीवाल ने क्या कहा है, जरा सुनिए। मुझे कांग्रेस ने विधानसभा की कोटा उत्तर की सीट पर उम्मीदवार घोषित किया है। मैं आज अपना नामांकन पत्र पेश करने जा रहा हूं। 11 बजे सुबह मैं अपना नामांकन पत्र पेश करूंगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कोटा स्टेडियम पर आप सुबह 10 बजे पधार करके और इस रैली को सफल बनाएं। इससे पहले शनिवार को पीएचईडी मंत्री महेश जोशी का टिकट पार्टी आलाकमान ने काट दिया था और झूठवाड़ा से कृषि मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लालचंद कटारिया की जगह अभिषेक चौधरी को टिकट दे दिया गया है। लालचंद कटारिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। एक अन्य कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी का टिकट काटकर गुड़ामालानी विधानसभा सीट से कर्नल सोनाराम को टिकट दिया गया है। कर्नल सोनाराम ने रविवार को ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। वहीं खेतड़ी से मनीषा गुर्जर को भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जगह पर टिकट दे दिया गया है। मनीषा गुर्जर प्रधान हैं, वो भी रविवार को ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी। कांग्रेस ने नागौर विधानसभा क्षेत्र से हरेंद्र मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है।
वहीं इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और मिर्धा परिवार की एक अन्य सदस्य ज्योति मिर्धा को चुनौती देने वाली हैं। ज्योति मिर्धा कुछ सप्ताह पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। कांग्रेस ने 200 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए कुल 199 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने भरतपुर विधानसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए छोड़ी है। राज्य की 200 सदस्यीय विधानसभा के लिए 25 नवंबर को होना है मतदान और मतगणना होनी है 3 दिसंबर को। विपक्षी गठबंधन इंडिया में लगातार बढ़ते हुए असंतोष की खबरों के बीच उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने सोमवार को कहा है कि ये गठबंधन केंद्र में तानाशाही शासन को हटाने के लिए बनाया गया है और राज्यों में राजनीति अलग है। शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना ने खुलकर कांग्रेस का साथ देते हुए कहा है कि इस महीने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए एक रिहर्सल है। ये भी कहा गया है कि कांग्रेस सभी 5 राज्यों में एक प्रमुख पार्टी है और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, धन के अहंकार को चूर करने के लिए कांग्रेस का चुनाव जीतना बड़ा जरूरी है। ये इंडिया गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण होगा। उद्धव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताएं जायज हैं, लेकिन उन्हें अपनी चिंता सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे सत्ताधारी लोग खुश हो जाएंगे। गौरतलब है, नीतीश ने कहा था कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनावों में बिजी है और उसे इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है। दिलचस्प यह है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन के वक्त कुछ नेता लगातार गठबंधन को बचाने की बात करते रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में फिर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दे दिया और अब वो जाति जनगणना की बात चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कमलनाथ को भी बूढ़ा बताते हुए कहा कि बूढ़ा होने की वजह से उन्हें मध्य प्रदेश में समझौते से जुड़ी बातें याद नहीं रही हैं। जाहिर है, अखिलेश के आरोपों से कांग्रेस तमतमाई हुई है। अब 2 बयान सुनिए, अखिलेश यादव ने क्या कहा है और इस पर जवाब क्या आया है अजय राय का। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आप? अखिलेश यादव ने कल एमपी में कहा है कांग्रेस चालू पार्टी है, उसको वोट मत करिए। क्या लगता है आपको ये इस तरह के स्टेटमेंट्स इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। सोच बड़ा रखेंगे, दिल बड़ा रखेंगे तो सारी चीज़ें आपके साथ हैं और सारी बातें हैं। उन्होंने क्या बोला उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, बस इतना ही कहना चाहूँगा, सोच और अपनी जो काम करने के तरीके हैं वो निश्चित तौर से उस पर अपने को सोचना चाहिए। टेबल पर बैठेंगे, बातचीत होगी लोकसभा चुनाव की भी, तो राज्य चुनाव की हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये सब स्टेटमेंट्स जो दिए जा रहे हैं दोनों ही दलों की तरफ से? देखिए, ऐसा है कि मेरी तरफ से या कोई भी कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बात कभी नहीं बोली गई। आप मेरा कोई भी स्टेटमेंट उठाकर देख लें, आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल, ऑन कैमरा पूछ सकते हैं। मैंने कभी भी आज तक इस तरह का कोई शब्द नहीं बोला, ना कोई अमर्यादित भाषा। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के अलग अलग सुर अब चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का लेख इसी की तरफ इशारा कर रहा है। वो लगातार कह रहे हैं कि गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं, लोकसभा के लिए है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही ये वाक युद्ध को देखते हुए जनता उनकी बातों पर भरोसा कितना कर पाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसके गिरने की अटकलें लगातार आ रही हैं। एक तरफ ऐसी हलचल है, दरअसल बीजेपी नेता पूर्व विधायक हैं मुरुगेश निरानी, उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटक की राजनीति में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को विजयपुरा में कम से कम 50 कांग्रेस विधायक बहुत ही जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी नेता निरानी ने कहा है कि सत्ताधारी कांग्रेस में 4 खेमे हैं, जिसमें हर एक डेप्यूटी सीएम की मांग कर रहा है। प्रशासन की ओर से एकजुट होने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा। विकास करने के लिए पैसा नहीं है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा श्योर हैं कि ये सरकार गिरने वाली है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि कांग्रेस के सभी विधायक जानते हैं, इसीलिए बीजेपी में शामिल होने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। निरानी ने इस बयान पर उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने भी पलटवार कर दिया है। पाटिल ने कहा है कि अगर बीजेपी ने कांग्रेस के एक भी विधायक को तोड़ने की कोशिश की तो कांग्रेस भी बीजेपी के कम से कम 25 विधायकों को तोड़ेगी।
उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास पहले से 36 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत है। अगर बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश करती है तो हम भी बीजेपी के 25 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। ऐसे में हमारी पार्टी की संख्या हो जाएगी 150 या 160। बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व डेप्यूटी सीएम अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि कांग्रेस अपने लोगों को ही नहीं संभाल पा रही है और उल्टे बयानबाजी कर रही है। सुनिए इनका बयान। In the Congress party itself, the present leadership in the state of Karnataka, they are not able to take care. They are not able to address their own concern, their own grievance or the development works. They are not able to accommodate their own people. इससे पहले बीजेपी नेता रमेश जारकिहोली ने भी मुरुगेश निरानी की तरह दावा किया था कि उन्होंने कहा था कि सिद्धरामैया सरकार को किसी बाहरी से खतरा नहीं है बल्कि अंदर से ही उनको खतरा है। उन्होंने दावा किया था कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के साथ वैसा ही होगा जैसा महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के साथ हुआ था। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एंड कंपनी सरकार गिराने के लिए जिम्मेदार होगी। कुल मिलाकर ये बयान बता रहे हैं कि कर्नाटक में एक असंतुष्ट धड़ा जरूर है जिसकी वजह से ऐसी अटकलें लगातार सामने आ रही हैं। चुनावी मौसम में कोई पार्टी आरोप प्रत्यारोप का मौका छोड़ना ही नहीं चाहती, लेकिन इन दिनों एक ऐसी योजना पर 3 मुख्यमंत्री भिड़ गए हैं जिनका सीधे तौर पर एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक वीडियो के ट्वीट किया और लिखा कि हरियाणा सरकार 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू करने जा रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अमृतसर, पटना साहिब इन तमाम तीर्थ स्थानों के लिए प्रदेश सरकार रेलवे यात्रा मुफ्त करवाएगी। इसके लिए हमने 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बनाई है। निश्चित रूप से आपको इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। इस ट्वीट के बाद खट्टर की तीर्थ दर्शन योजना पर तंज कसते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने योजना चलाई थी। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर मनोहर लाल खट्टर को जवाब देते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पूरे देश में अभी तक केवल दिल्ली में चल रही थी। पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने चलाई और इस योजना के तहत हम दिल्ली के लगभग 75,000 से ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा चुके हैं। केजरीवाल ने आगे लिखा कि हमें खुशी है कि बीजेपी हमारी सरकार से सीख कर काम करने की कोशिश कर रही है। खट्टर साहब, अगर इसके कार्यान्वयन में कोई तकनीकी खामी आए या परेशानी आए तो पूछ लीजिएगा। हरियाणा वासियों की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं और हमें बड़ी खुशी होगी। केजरीवाल की पोस्ट करते ही शिवराज सिंह चौहान मैदान में कूद पड़े और उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के जन्म से पहले मध्य प्रदेश में बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की योजना चलाई जा रही है। सीएम चौहान ने अरविंद केजरीवाल को झूठ के शीश महल से बाहर निकालने की नसीहत भी दे डाली। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को टैग किया। अरविंद केजरीवाल के झूठ के अपने शीश महल से बाहर निकलिए और आंखें खोलकर देखिए, जब आपका अस्तित्व भी नहीं था तब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवा रही है। बीजेपी की हमारी सरकार ने 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की थी और अब तो हम हवाई जहाज से भी यात्राएं करवा रहे हैं। सुनिए मनोहर लाल खट्टर का यह बयान। आपके लिए एक और खुशी की सूचना, ये मैंने जो 2 दिन पहले करनाल के अंदर जो महासम्मेलन हुआ था, अंत्योदय महासम्मेलन, उसमें घोषणा की थी कि ऐसी बड़ी आयु के लोग, 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग और बीपीएल के परिवार, इन लोगों को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना ये बनाई गई है। और इस तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब आप स्वयं और आप अगर किसी सहयोगी को भी लेके जाना चाहें तो आप लोगों को रेलवे का किराया ये मुफ्त होगा। चाहे आप अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, आप अमृतसर जाते हैं, आप प्रयागराज जाते हैं, आप मानो पटना साहिब जाते हैं, कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा जाते हैं, तो इन सब स्थानों पर जाने के लिए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के हर व्यक्ति को। तो दिलचस्प है कि मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी जोर शोर से विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। राज्य की 66 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार ही दिया है। साथ ही हरियाणा के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब कुछ और खबरों की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे सोमवार को आए हैं और इसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 723 पंचायतों के नतीजे आ चुके हैं, 210 पर हमने कब्जा किया है। शिवसेना शिंदे गुट को 110 और कांग्रेस को 65 सीटें मिल गई हैं। और रोचक यह है कि इन चुनावों में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
अजीत पवार की पार्टी को 121 स्थानों पर जीत मिली है, जबकि शरद पवार की पार्टी को केवल 54 जगहों पर सीट मिल पाई है। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।